हेलो सीबीएसई चैंपियन बच्चों, आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर का अगला टॉपिक, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले रिफ्रैक्शन क्या होता है ये जानेंगे। रिफ्रैक्शन के जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल हैं वो देखेंगे। फिर इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्शन के फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और फिर लास्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इतना कुछ हमको आज के इस लेक्चर में पढ़ना है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इसे शेयर करना, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ एग्जाम्पल जो हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं उनको हम पढ़ लेते हैं, है ना। तो आपके एनसीईआरटी में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जिसमें से पहला एग्जाम्पल है कि जब हम किसी टैंक या पॉन्ड जिसमें पानी भरा है, अगर हम ऐसे तालाब या टैंक को बाहर से देखते हैं तो जो तालाब है वो कम गहरा नजर आता है, यानी तालाब की जो गहराई है वो कम नजर आती है, यानी उसका जो बॉटम है वो रेज्ड नजर आता है। तो ये किसके कारण? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, ठीक है। जैसे कि यहां आप इस डायग्राम में देखो कि ये बच्चा ये जो टैंक है जिसमें पानी भरा है इसको बाहर से देख रहा है। तो टैंक की जो एक्चुअल गहराई है, डेप्थ है, वो तो ये है, ठीक है। लेकिन उसको बाहर से देखने पर वो टैंक कितना गहरा नजर आ रहा है? केवल इतना गहरा नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि गहराई तो कम नजर आ रही है। कब? जब ये बाहर से देख रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। तो ये पहला एग्जाम्पल है। तो अगर आप किसी भी पानी से भरी बाल्टी, तालाब, स्विमिंग पूल अगर आप देखोगे तो वो आपको कम गहरा नजर आएगा, लेकिन जब स्विमिंग पूल में उतरोगे तब लगेगा अरे मेरे पैर तो जमीन पर टच ही नहीं कर रहे, ये तो बहुत गहरा है। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हो, ठीक है। चलिए फिर दूसरा जो एग्जाम्पल दिया है कि अगर हम किसी पेपर पे प्लेन पेपर पे, किसी भी A4 शीट पर हम अगर कुछ लेटर लिख दें, जैसे यहाँ क्या लिखा है ना, फिजिकल साइंस कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर, तो ये कागज पे कुछ प्रिंट हुआ है, कुछ अल्फाबेट, कुछ लेटर प्रिंट हुए हैं और उस पे हमने ये थिक ग्लास स्लैब ये ऊपर रख दिया। तो इनको देखो और इनको देखो, तो क्या लग रहा है? जब हम इस थिक ग्लास स्लैब से उन लेटर्स को देख रहे हैं तो जो लेटर्स हैं वो रेज्ड अपीयर हो रहे हैं, यानी ऊपर उभरे हुए नजर आ रहे हैं। देखो ना, इस लेटर को देखो और इन लेटर्स को देखो, उभरा हुआ कौन नजर आ रहा है? ये लेटर नजर आ रहे। क्यों? क्योंकि हम इन लेटर्स को किसके थ्रू देख रहे हैं? थिक ग्लास स्लैब के थ्रू। तो ऐसा क्यों हुआ? अगेन फिनोमिना इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में जो अगला एग्जाम्पल दिया है वो ये है कि पानी से भरी ग्लास में अगर हम पेन, पेंसिल या चम्मच डाल दें तो वो कुछ ऐसा बेंड नजर आता है। देखो, बेंड नजर आ रहा है। तो ऐसा क्यों? कहां बेंड नजर आएगा? एट द इंटरफेस। इधर पानी है, हवा है, तो जहां पानी और हवा का इंटरफेस है वहां आपको ये पेंसिल या पेन या चम्मच आपको बेंड नजर आएगा। और ऐसा क्यों होगा? अगेन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, ठीक है। ये थर्ड एग्जाम्पल था। फिर ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर ये एग्जाम्पल आपको लिखने होंगे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, ये रहा नींबू को आपने पानी से भरी ग्लास में डाल दिया। तो जैसे ही पानी से भरी ग्लास में नींबू को डालोगे और फिर साइड से देखोगे, जैसे कि यहां, तो आपको जो नींबू है वो बड़ा दिखाई देगा। ये घर में आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, करके मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, है ना। तो ये क्यों हुआ? अगेन फिनोमिना इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो वही लिखा है, लेमन केप्ट इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज। तो नींबू अपने एक्चुअल साइज से बड़ा दिखाई देगा अगर हम उसे पानी से भरे ग्लास टम्बलर में डाल देंगे और फिर उसे साइड से देखेंगे। तो ऐसा साइड से मतलब चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, है ना, ऐसे साइड से। तो ऐसा क्यों हुआ? आंसर इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 था जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यहां कुछ ही दिया था तो हमने वो डिस्कस कर लिया जो एनसीईआरटी में दिया है। अब ये सब किसके कारण था? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझते तो हैं,
आइए समझा जाए क्या है, जरा ध्यान से देखो। यहां देखो, ये लाइट का सोर्स है, यहां से एक लेजर लाइट से लाइट रे निकल रही है, ठीक है। अब लाइट का पाथ देखो, लाइट को जाना था ऐसे, लेकिन इस पॉइंट से लाइट ऐसे जा रही है, तो अपने मोशन जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल कर रही थी उसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, लेकिन अब थोड़ी सी बेंड हो चुकी है। हुई है कि नहीं बेंड, है ना। तो इसी फिनोमिना को हम लाइट का रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि अब आप ये देख लो कि इधर मीडियम कुछ और था, ये मीडियम कुछ और है, और ये मीडियम कुछ और है। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट का जो पाथ है वो बेंड हो जाता है, और ये बेंड किधर होता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बेंड होता है। लाइट सीधी जा रही होती है, अब देखो या तो इधर बेंड कर जाती या उधर बेंड कर जाती, लेकिन बेंड तो हुई था। तो व्हेन लाइट रे passes from one medium to another transparent medium, it paths bend. On this phenomena is known as refraction of light. तो डिफिनीशन यहीं से बन गई। तो डिफिनीशन रटना नहीं है, चीजों को समझना है, और डिफिनीशन अपने आप बना लोगे आप। तो यहाँ आपकी डिफिनीशन हो गई। ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। द चेंज, या कह लो बेंडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या था, ऐसा था, लेकिन यहां आकर ये क्या हो गई, बेंड हो गई, अब ऐसे जा रही है। तो जाना था सीधे, लेकिन जहां मीडियम चेंज हुआ, लाइट का जो प्रोपोगेशन है ना, उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, या कह लो बेंड हो गया, जब ये एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल कर रही थी। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बोलो एग्री करते हो? हाँ सर एग्री करते हैं। तो ये डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे पूछ सकता है व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए, अब रीजन क्या है, आखिर क्यों बेंड हुआ, व्हाट इज द रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। भाई आपने ये कहा, सर आपने ये कहा कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट का जो रास्ता है, पाथ है, डायरेक्शन है, वो बेंड हो जाता है। क्यों बेंड हो जाता है, आखिर दो अलग अलग मीडियम के कारण क्या हुआ। तो बेटा दो अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड बदल गई, और लाइट की स्पीड की बदल जाने की वजह से लाइट का जो डायरेक्शन है ना वो भी बदल गया। तो एग्जैक्ट रीजन क्या है, एग्जैक्ट रीजन है कि डायरेक्शन क्यों बेंड हो जाता है, लाइट का डायरेक्शन क्यों बदल जाता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होती है। तो इसका रियल एक्सप्लेनेशन ये है कि लाइट का अलग अलग मीडियम में स्पीड भी अलग अलग होता है। तो refraction of light occurs due to change in the speed of light as it enters from one transparent medium to another. तो क्या चेंज हो जाता है, लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है, और स्पीड चेंज होने की वजह से लाइट बेंड हो जाती है, और इसी बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है सर। तो ये ध्यान रखना कि लाइट का अलग अलग मीडियम में स्पीड भी अलग अलग होता है। लाइट की जो स्पीड एयर में है वही वाटर में होगी नहीं, वाटर में कुछ और, ग्लास में कुछ और, अल्कोहल में कुछ और, यानी अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। डिफरेंट मीडियम हैज डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आगे हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, अब सर लाइट बेंड तो होगी, लेकिन किधर बेंड होगी ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दो ऑप्शन है हमारे पास। दो ऑप्शन क्या क्या है देखो। पहला ऑप्शन, लाइट रेयर मीडियम से किधर जा रही हो, डेंसर मीडियम की तरफ। भाई दो मीडियम थे ना, तो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, तो मीडियम 1 रेयर हो सकता है, मीडियम 2 डेंसर हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि मीडियम 1 डेंसर हो और लाइट डेंसर से किधर जा रही हो, रेयर मीडियम में। ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। हाँ सर, दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब जरा देखो, इसको मैं ऐसे बना देता हूं। ठीक है, रेयर मीडियम को हम R से रिप्रेजेंट करेंगे और डेंसर मीडियम को D से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्री करते हो? ठीक है, एग्री करते हैं। तो हमने यहां पहला मीडियम ले लिया रेयर, दूसरा मीडियम ले लिया डेंसर। ठीक है, अब लाइट ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है मान लो। अब ये ऑब्लिकली का मतलब, ऑब्लिकली का मतलब होता है कि
कुछ नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाकर। ठीक है, अब नॉर्मल आपने पढ़ा था, याद करो, तो नॉर्मल हमेशा मिरर के क्या लेते थे, परपेंडिकुलर। तो यहां भी दोनों मीडियम का जो इंटरफेस है, जहां दोनों मीडियम आपस में कांटेक्ट में है, जहां जुड़ रहे हैं, तो वहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन इमेजिन करूं, ठीक है, तो मान लेता हूं ये परपेंडिकुलर लाइन मैंने इमेजिन की, तो यही परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगी, नॉर्मल। अब नॉर्मल के साथ कुछ एंगल अगर बनाकर लाइट रे इंसिडेंट हो, जैसे ये देखो, ठीक है, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया, हाँ सर एंगल बनाया, तो इसी को हम कहेंगे कि ऑब्लिकली इंसिडेंट हुई है। अब ये एंगल हम थीटा नहीं लेते हैं, एंगल को कहते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे, ये हो जाएगा आपका एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया, उस एंगल को क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। तो इसी को कहेंगे, इसका मतलब कि जब भी कोई लाइट रे नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाकर इंसिडेंट हो, तो इसी इंसिडेंस को कहते हैं कि ऑब्लिकली इंसिडेंस हुई है, ऑब्लिकली इंसिडेंट हुई है। तो अब अभी आप ही बताओ, अगर मैं इस नॉर्मल को थोड़ा आगे बढ़ा दूं, नॉर्मल इमेजिनरी लाइन होती है, याद रखना। अब आप बताओ लाइट रे किधर से किधर जा रही है, तो लाइट रे आ रही थी रेयर में, अब ये किधर जाएगी, डेंसर मीडियम में। तो जाना था इसको सीधे, जाना था तो सीधे, लेकिन अब ये क्या होगी, बेंड होगी, क्योंकि अलग मीडियम में लाइट की स्पीड बदल गई, तो लाइट का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा, लाइट बेंड हो जाएगी। लेकिन किधर बेंड होगी, अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ऐसे बेंड हो जाए ऊपर की तरफ, या नीचे की तरफ बेंड हो जाए। तो किधर बेंड होगी, तो आपको ये याद रखना है कि जब भी लाइट रेयरर से डेंसर जाती है, तो लाइट किधर बेंड होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो नॉर्मल किधर है, ये रहा नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो ये लाइट रे अब ऐसे जाएगी। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये जो नॉर्मल के साथ अब एंगल बना, ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्टेड रे, ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे ने, क्योंकि अब देखो नाम, यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रे हो गए रिफ्रैक्टेड रे। जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो वहां कौन सी रे थी, रिफ्लेक्टेड रे। तो जैसा फिनोमेना वैसा रे का नाम, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो एंगल इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल आई, रिफ्रैक्टेड रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया वो एंगल आर। तो आप बेंडिंग क्या देख रहे हो, किधर हुई बेंडिंग, बताओ बेंडिंग किधर हुई, तो ये रही ना बेंडिंग, जाना था सीधे, लेकिन रेयर से डेंसर के तरफ जाने की वजह से ये किधर बेंड हो गई, ये जा रही थी सीधे, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। देखो पेन की मूवमेंट, पेन की मूवमेंट देखो, ये कैसे बेंड हुई, नॉर्मल की तरफ। तो बेंड तो नॉर्मल की तरफ हुई है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाती है, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। किधर बेंड होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। और बेंड होने के बाद जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहां मैं कहूंगा किधर बेंड हुई, बेंड्स, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा ना, हाँ, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो किधर बेंड होती है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, अब इस केस में एंगल, जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो हमने एंगल आई इक्वल टू एंगल आर पढ़ा था लॉ में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। लेकिन आप ये बताओ क्या अब एंगल आई और एंगल आर बराबर है, नहीं है, तो कौन ज्यादा है, तो बेंडिंग के वजह से ये एंगल कम हो जाएगा, तो एंगल आई ज्यादा होगा एंगल आर से। ठीक है, क्लियर। तो यहां मैं लिख देता हूं एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। ठीक है, आप इस पे एग्री करते हो, हाँ एग्री करते हैं सर। ठीक है,
अब आ जाओ डेंसर से रेयरर। बहुत बढ़िया, अगर हम डेंसर से रेयरर देख लें तो फिर ठीक है, ये आपका कौन सा मीडियम हो गया? अब ये डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयरर मीडियम हो गया, क्योंकि डेंसर को हमने डी से रिप्रेजेंट किया था, याद होगा आपको। डेंसर इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, रेयरर मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। ठीक है, क्लियर? डन। अब नॉर्मल कैसा होगा? तो नॉर्मल आपको पता ही है कि दोनों मीडियम के इंटरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये रहा नॉर्मल। ठीक है, अब वही चीज लाइट रे कैसे आई? लाइट रे ऑब्लिकली इंसिडेंट हुई। एक मिनट, ठीक है, लाइट रे ऑब्लिकली इंसिडेंट हुई। ऑब्लिकली का मतलब नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाकर, या तो परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती या कुछ एंगल बनाकर होगी। तो जब भी एंगल बनाकर इंसिडेंट होगी तो उसे कहेंगे ऑब्लिकली इंसिडेंट। तो एंगल बनाया, तो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया? ये बनाया एंगल, ये एंगल आई हो गया। ठीक है, अब लाइट को किधर जाना था? वैसे तो लाइट को सीधे जाना था, ऐसे, है ना, ऐसे सीधे जाना था, लेकिन क्योंकि मीडियम बदल गया तो लाइट का डायरेक्शन बदलेगा। अब वही किधर बदलेगा? ऊपर ले जाएगी कि नीचे की तरफ, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी कि नॉर्मल से अवे बेंड होगी? तो आपको यहां याद रखना है, अब लाइट डेंसर से रेरर जा रही है, तो जब डेंसर से रेरर जाएगी तो किधर बेंड होगी? इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो देखो नॉर्मल से दूर बेंड होगी, किधर बेंड हो गई? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये रहा बेंडिंग, है ना, ये रही बेंडिंग। तो बेंडिंग के वजह से अब इस रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो ये है, ये है आपका एंगल आर। एंगल तो हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर करना है, तो रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल आर। तो यहां बेंडिंग किधर हुई? अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाना था ऐसे और मुड़ गई ऐसे ऊपर की तरफ, यानी नॉर्मल से दूर मुड़ गई। तो यहां आपको क्या याद रखना है कि बेंड टुवर्ड्स, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, तो ये चीज हमेशा फिट बैठा लेनी अपने दिमाग में। लाइट जब रेरर से डेंसर ट्रेवल करती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, और जब डेंसर से रेरर जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। ठीक है, और जब टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी तो एंगल आर की वैल्यू आई से कम हो जाएगी, लेकिन जब डेंसर से रेरर जा रही है तो ये नॉर्मल से अवे बेंड होगी, और अवे बेंड होने की वजह से एंगल आर क्या हो जाएगा? एंगल आर की वैल्यू अब बढ़ जाएगी। ठीक है, किससे? एंगल आई के कंपैरिजन में, है ना। तो कुछ भी होगा, या तो एंगल आई बड़ा होगा या एंगल आर बड़ा होगा, लेकिन रिफ्रैक्शन में कभी भी एंगल आई और आर बराबर नहीं होगा। याद आया? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में तो हमने पढ़ा था कि एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कभी भी इक्वल नहीं होते, या एक कोई बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होगा। तो अगर लाइट रेरर से डेंसर जा रही है तो एंगल आई बड़ा होगा आर के कंपैरिजन में, और लाइट अगर डेंसर से रेरर जा रही है तो एंगल आर बड़ा होगा आई के कंपैरिजन में। आप खुद ही देख रहे हो। ठीक है, समझ में आ गई बात? और ये क्या दिखा रहा है? ये बेंडिंग को दिखा रहा है, बेंडिंग को दिखा रहा है। दिस शोज बेंडिंग। ठीक है, बेंडिंग को दिखा रहे हैं। अब आप ये बताओ, अगर ये जो डेंसर मीडियम है इसको मैं हटाकर इससे भी ज्यादा डेंसर मीडियम ले आऊं तो लाइट बेंड तो होगी, अब और ज्यादा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अगर मैं इस डेंसर की जगह और डेंसर मीडियम ले आऊं तो ये लाइट और ज्यादा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी,
यानी और ये करीब नॉर्मल के हो जाएगी, है ना। और अगर यहां मैं रेरर मीडियम को हटाकर और रेरर मीडियम यानी और कम डेंसिटी वाला मीडियम ले आऊं, तो ये जो लाइट रे है ये और ज्यादा नॉर्मल से अवे मुड़ जाएगी। तो यानी मीडियम की डेंसिटी चेंज करने पर डिग्री ऑफ बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल एंड डिग्री ऑफ बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल ऑल्सो चेंजेस। डेंसिटी मीडियम बदलोगे तो बेंडिंग की डिग्री भी बदलेगी। जैसे मान लो कि अभी कितना डिग्री बेंड हुआ, अभी 30 डिग्री बेंड हुआ, और अगर मैं इस डेंसर की जगह इससे भी ज्यादा डेंस मीडियम ले आऊं तो ये 30 डिग्री की जगह 40 डिग्री बेंड हो जाएगी लाइट। तो यानी कि मीडियम जितना ज्यादा डेंस होता जाता है लाइट उतनी ही नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। और इस केस में अगर मीडियम जितना ज्यादा रेयरर होता है लाइट नॉर्मल से उतना ही ज्यादा अवे बेंड होती है। तो बेंडिंग की जो डिग्री है वो डिपेंड करता है मीडियम के डेंसिटी पर और रेयरर पे, है ना। इस केस में डेंसर मीडियम पे, इस केस में रेयरर मीडियम पे। बात समझ में आ गई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्शन के 2 केसेस होते हैं और ये रिजल्ट आपको हमेशा दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। अब हमको पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आप एक डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी का दिया है, ठीक है। इस एनसीईआरटी के डायग्राम में आप देख पा रहे हो ये रेक्टेंगुलर ग्लास का बना हुआ स्लैब है और यहां से ये लाइट क्या आ रही है, इंसिडेंट हो रही है। अब 2 सरफेस है जहां मीडियम चेंज हो रहा है। जैसे ये बाहर कौन सा मीडियम है, एयर, अंदर क्या है, ग्लास। तो एक बार इस सरफेस पे एग्री करोगे ना, एक बार इस सरफेस पे लाइट का जो मीडियम है वो चेंज हुआ। ये सरफेस कौन सी है, ए बी। तो लाइट का मीडियम चेंज हुआ एयर टू ग्लास। अब एयर और ग्लास में कौन रेयरर है कौन डेंसर है, आप ही बताओ। किसकी डेंसिटी ज्यादा है, ग्लास की। तो डेंसर कौन हुआ, ग्लास। तो इस केस में ग्लास डेंसर मीडियम हो गया, एयर रेयरर मीडियम हो गया। अब आप ही बताओ कि अगर ये इंसिडेंट लाइट इस सरफेस पे ऑब्लिकली इंसिडेंट होगी तो किधर बेंड होगी। तो किधर बेंड होगी ये चेक करने के लिए ये देखो कि लाइट किधर से किधर जा रही है। तो रेयरर से डेंसर जा रही है। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जब लाइट रेयरर से डेंसर जाएगी तो किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, ठीक है। तो अब नॉर्मल कहाँ है, ये रहा नॉर्मल, ये जो लाइन है डॉट 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 डॉट, ये रहा नॉर्मल। तो लाइट किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो जाना था इसको ऐसे सीधे, लेकिन नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई और अब ये ऐसे जा रही है। बात समझ में आ गई। तो यहां जो बेंडिंग हुई टुवर्ड्स नॉर्मल हुई, याद रखना, टुवर्ड्स नॉर्मल। क्यों टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि लाइट रेयरर से डेंसर जा रही है, ठीक है। तो ये आपका एंगल आई हो गया इसको, और ये एंगल आर हो गया, ठीक है। तो इसको बोला है I1, इसको बोला है I1 और ये हो गया R1, ठीक है। अब दूसरा सरफेस जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है वो ये सरफेस है। 2 सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, क्यों, क्योंकि दोनों सरफेस पे मीडियम चेंज हो रहा है। एक बार एयर से ग्लास, और अब अगर आप सीडी सरफेस पे देखोगे तो अब लाइट किधर से किधर जा रही है, ग्लास से एयर में। तो ग्लास हो गया डेंसर मीडियम, एयर हो गया रेयरर मीडियम। तो अब लाइट किधर से किधर जा रही है, डेंसर टू रेयरर। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ जाएगी तो किधर बेंड होगी, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है। तो इस लाइट को जाना था ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल से दूर बेंड हो गई और अब ऐसे जा रही है। तो इस सरफेस पे और इस सरफेस पे, 2 सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब आप बताओ ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। अगर इन दोनों मीडियम को देखोगे, इस सरफेस पे देखोगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ये दोबारा हो रहा है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसको I2 बोल दिया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को R2 बोल दिया। तो I1 R1, I2 R2, ठीक है। अब ये जो रे है ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो रे बाहर निकली वो एमर्जेंट रे है। तो इनका नाम भी याद रखना है आपको, नाम याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना है।
ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ठीक है। ये कौन सी रे हो गई, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, और जो ये रे बाहर निकली इस रे को हम क्या कह रहे हैं, ये एमर्जेंट रे। एमर्ज मतलब बाहर निकलने वाली रे एमर्जेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और एमर्जेंट रे। अब अगर आप इंसिडेंट रे को अगर आगे बढ़ाओ तो मैं आगे कैसे बढ़ाऊं, इस डॉट डॉट लाइन से बढ़ाऊं, मैं ये डॉट डॉट लाइन से बनाऊं, मैं आगे बढ़ाऊं, ठीक है। तो अगर आप ये देखोगे कि इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है, इंसिडेंट रे और ये एमर्जेंट रे आपस में क्या है, पैरेलल है कि नहीं, देखो। तो एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल है, इंसिडेंट रे ऐसे, एमर्जेंट रे ऐसे। अब दोनों को अगर आगे बढ़ाओगे तो ये ऐसे ऐसे जाएगी, तो दोनों तो पैरेलल दिख रही है कि नहीं, हाँ सर दोनों पैरेलल दिख रही है। तो एक कंक्लूजन क्या निकला, एक कंक्लूजन ये निकला कि जब भी किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे आपस में पैरेलल होती है। लेकिन मतलब अगर आप ये सोचो कि अगर यहां ग्लास स्लैब नहीं होता तो फिर ये इंसिडेंट रे इसी रास्ते पर सीधी जाती, लेकिन ग्लास स्लैब रख देने की वजह से अब ये सीधी ना जाकर उसके पैरेलल थोड़ा सा लैटरली शिफ्ट हो गई है और अब यहां से जा रही है। अगर इमेजिन करो कि यहां रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे ऐसे जा रही होती, मीडियम चेंज होता नहीं, तो ये सीधी सीधी गुजर जाती। लेकिन हमने यहां बीच में क्या रख दिया, ग्लास स्लैब। तो हुआ बस इतना कि ये इस रास्ते पर ना जाकर इसके पैरेलल थोड़ा सा शिफ्ट होकर इसके पैरेलल से गुजर रही है। तो एमर्जेंट रे थोड़ी सी लैटरली शिफ्ट हो गई है ना, जाना था इधर से लेकिन थोड़ा खिसक कर अब इधर से जा रही है, लेकिन इंसिडेंट रे के पैरेलल है। तो दो चीजें यहां आपको ध्यान रखनी है कि जब भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है तो एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल होती हैं और एमर्जेंट रे थोड़ी सी लैटरली शिफ्ट हो जाती है एज कंपैरिजन टू इंसिडेंट रे। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस इंटरफेस पे जो दो मीडियम है वही दो मीडियम इस सेकंड इंटरफेस पे, तो जो डिग्री ऑफ बेंडिंग है, जितना लाइट यहां नॉर्मल की तरफ बेंड हुई उतना ही लाइट यहां नॉर्मल से दूर बेंड हुई। तो जो बेंडिंग की डिग्री है वो इक्वल है और उसका डायरेक्शन अपोजिट है। क्यों, मान लेते हैं यहां लाइट कितना डिग्री बेंड हुई, 10 डिग्री बेंड हुई, किधर, टुवर्ड्स नॉर्मल। और यहां लाइट कितनी बेंड हुई, क्योंकि मीडियम वही है, एयर ग्लास, यहां भी एयर ग्लास है ना, मीडियम का पेयर तो वही है ना। ऐसा तो है नहीं कि यहां एयर से ग्लास लिया तो यहां ग्लास के अलावा यहां अल्कोहल ले लिया, नहीं, पेयर ऑफ मीडियम तो वही है। तो जो डिग्री ऑफ बेंडिंग होगी वो भी वही होगी, 10 डिग्री यहां तो यहां भी 10 डिग्री, बस उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। यहां क्योंकि रेयर से डेंसर जा रही थी तो मान लेते हैं कि वो 10 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई, लेकिन इस सरफेस पे वो 10 डिग्री बेंड होगी लेकिन किधर, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो डिग्री ऑफ बेंडिंग तो सेम है ना, 10 डिग्री, लेकिन डायरेक्शन यहां टुवर्ड्स नॉर्मल इस केस में इस सरफेस पे, और इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन का जो बेंडिंग है, बेंडिंग ऑफ लाइट है, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो डायरेक्शन अपोजिट हुआ। इसीलिए जो एमर्जेंट रे है वो इक्वल एंड मतलब पैरेलल होती है और थोड़ी सी लैटरली शिफ्ट हो जाती है, और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये रहा उसका सही एक्सप्लेनेशन। द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट एट द अपोजिट पैरेलल फेसेस ए बी एंड सी डी। अपोजिट पैरेलल फेसेस मतलब ये दोनों जो फेस है ना, ए बी और सी डी, जहां लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये दोनों जगह पे जो बेंडिंग का एक्सटेंट है, लाइट की जो बेंडिंग हो रही है, वो बेंडिंग कितनी हो रही है, ये आपका जो एक्सटेंट है वो आपका इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है। और इसीलिए जो
इमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट रे के क्या है, पैरेलल है, और थोड़ी सी लैटरली क्या है, शिफ्टेड है. However, the light ray shifted sideward laterally, slightly. थोड़ी सी साइडवर्ड शिफ्टेड है, और एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल है. क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट पैरेलल फेसेस पे जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां रिफ्रैक्शन का जो बेंडिंग या बेंडिंग ऑफ लाइट की जो डिग्री है वो इक्वल और अपोजिट है. ठीक है. अगर यहां मान लेते हैं कि यहां लाइट 10 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई, तो यहां लाइट 10 डिग्री अवे नॉर्मल बेंड हुई. तो डिग्री सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, टुवर्ड्स नॉर्मल, यहां अवे फ्रॉम नॉर्मल. इसी वजह से आपका क्या होता है कि एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल होती हैं. तो अगर ये क्वेश्चन आए असर्शन रीजन में, तो अगर ऐसा बोल रहा है कि एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल है, तो इसका सही एक्सप्लेनेशन क्या होगा? एक्सप्लेनेशन यही सही होगा कि जो ग्लास स्लैब का जो पैरेलल फेस था जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है, वहां एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग क्या था, इक्वल एंड अपोजिट. और इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण ही जो लाइट रेज हैं एमर्जेंट रे वो इंसिडेंट रे के पैरेलल हैं, और थोड़ी सी साइडवर्ड क्या हो गई, शिफ्ट हो गई. समझ में आया? चलो अब आते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं. तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो हमने रिफ्लेक्शन में भी लॉ पढ़े थे, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमको पढ़ना होगा. यानी कि रिफ्रैक्शन में भी कुछ नियम है जिसके थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन होता है. ठीक है. तो पहला जो इसका पॉइंट है वो ये है कि जो इंसिडेंट रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है, और जो नॉर्मल होती है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये तो वैसा ही है जैसा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में था, बस अंतर ये हुआ कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे थी और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टेड रे. लेकिन वहां भी सेम प्लेन में लाई करती थी, यहां भी सेम प्लेन में लाई करती है. ठीक है. तीनों रेज सेम प्लेन में लाई करती है. और दूसरा कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आई. तो अगर हम आई लेते हैं और इसकी साइन की वैल्यू ले लें तो यही होगा आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. जैसे आई मान लेते हैं 45 डिग्री, तो साइन 45 यही हो गया साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. है ना? क्लियर? समझ में आया? तो जो सेकंड लॉ मतलब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का जो सेकंड पॉइंट है वो ये कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस की साइन वैल्यू और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की साइन वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों की जो साइन वैल्यू है वो उसका जो रेशियो होता है वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है फॉर ए लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर ए पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडियम. यानी कि मान लेते हैं कि आपने मीडियम को फिक्स कर दिया. फिक्स कर दिया मतलब ले लिया मीडियम ए, मीडियम बी, मीडियम फिक्स कर दिया. अब आप मीडियम नहीं चेंज कर रहे, यानी कि ऐसा नहीं है कि कल को आप ए की जगह सी ला दिए, नहीं. मीडियम फिक्स कर दो, लाइट का कलर फिक्स कर दो कि अगर रेड लाइट ले रहे हो तो रेडी लाइट को कंसीडर करो, फिर ब्लू लाइट को मत स्टडी करो. एक समय पर आपको एक कलर की लाइट ही लेनी है एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए. अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो पहले लाइट का कलर फिक्स कर लो और फिर ये फिक्स कर दो कि मीडियम दो कौन से होंगे, एयर ग्लास होगा कि ग्लास और वाटर होगा कि ग्लास और अल्कोहल होगा. आप पहले पेयर ऑफ मीडियम फिक्स कर दो. तो अगर मीडियम आपने फिक्स कर दिया, पेयर ऑफ मीडियम फिक्स कर दिया, लाइट का कलर फिक्स कर दिया, तो फिर जो लाइट का रिफ्रैक्शन होगा और उसके वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जो आपको वैल्यू मिलेगी, कौन सी वैल्यू, साइन वैल्यू, उन दोनों की साइन वैल्यू का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा. यानी कि ये रेशियो तभी चेंज होगा या तो आप कलर चेंज कर दो या पेयर ऑफ मीडियम में किसी मीडियम को बदल दो. है ना? क्लियर? जैसे मैंने ए की जगह सी ले आया तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की साइन वैल्यू का जो रेशियो है वो तब बदल जाएगा. क्यों? क्योंकि मैंने मीडियम बदल दिया. लेकिन अगर मीडियम सेम है, कलर सेम है, तो साइन आई अपॉन साइन आर रेशियो लेना है. तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब साइन आई और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब साइन आर, दोनों का रेशियो मतलब साइन आई अपॉन साइन आर. वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी और इसी को कहते हैं स्नेल्स लॉ
क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये तभी ट्रू होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से ज्यादा हो और 90 से कम हो। तो ये चीज ध्यान रखनी है। स्नेल्स लॉ कब वैलिड है? स्नेल्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर? और इसी कांस्टेंट वैल्यू को फिर हम कहेंगे क्या? क्या कहेंगे? इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये जो साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो लोगे ना, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा, और इसी कांस्टेंट जो वैल्यू है इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रेस्पेक्ट। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं, है ना, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो फॉर्मूला ये हो गया, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट वैल्यू ही क्या कहा जाता है? इसका एक नाम है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो ये आपकी स्नेल्स लॉ का ये फॉर्मूला बन गया, और इससे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो ये स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला है, स्नेल्स लॉ फॉर्मूला। अब आपको मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए कि अगर आई दे दे 45 डिग्री तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, यहां आर की वैल्यू दे दे 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो ये याद होना चाहिए कि साइन 30 कितना होता है, साइन 45, साइन 60। ठीक है, तो साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2। तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं मैं, इस सेकंड पॉइंट को और अच्छे से समझाता हूं। कैसे? देखो, अब मीडियम तो लेना ही पड़ेगा, तो मैंने ले लिया कि लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। ये मीडियम रेयरर, ये डेंसर। ठीक है, और फिर नॉर्मल, तो नॉर्मल बना लेते हैं। चलो, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अब लाइट किधर से किधर जा रही थी? लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही थी, तो रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगी तो किधर बेंड होगी? टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना। तो लाइट ऐसे जा रही थी, ठीक है। तो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, ये एंगल क्या हो गया? ये हो गया आपका एंगल आई, है ना। ये ले लेते हैं कितना? 45 डिग्री ले लेते हैं इसको। कितना ले लेते हैं? 45 डिग्री। ठीक है, अब ये लाइट किधर बेंड होनी चाहिए थी? तो जा रही थी सीधे, लेकिन रेयरर से डेंसर जाते समय लाइट किधर बेंड होती है? टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये देखो, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। बेंड हुई कि नहीं? अब ये रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल कितना हो गया? एंगल आर। इसको ले लेते हैं कितनी? तो ये 45 से कम ही होगा ना, तो इसको ले लेते हैं 30 डिग्री। ठीक है, और ये लाइट कौन सी कलर की है? व्हाइट दिख रही है, तो मान लेते हैं कलर हमने ले लिया, लाइट रे का कलर क्या ले लिया? व्हाइट, क्योंकि यहाँ आपने देखा होगा कलर भी है फॉर ए गिवन कलर, तो कलर फिक्स कर दिया हमने। कौन सा कलर ले लिया लाइट का? हमने व्हाइट कलर ले लिया। फिर पेयर फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम, तो हमने मीडियम का पेयर भी फिक्स कर दिया कि ये मीडियम ए है, इसको ले लेते हैं, ये मीडियम ए है, ये मीडियम ए है, और ये मीडियम बी है। तो हमारा मीडियम भी फिक्स हो गया, लाइट का कलर भी फिक्स हो गया। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो साइन आई कितना है? 45 डिग्री, यानी साइन 45 डिग्री अपॉन साइन आर। ये पढ़ा है ना हमने, साइन आई अपॉन साइन आर। तो आर की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। और आर कम क्यों होगा? याद करो, रेयरर से डेंसर जाते समय, रेयरर से डेंसर जाते समय आर एंगल की जो वैल्यू है वो आई से कम होती है कि नहीं? यही तो पढ़ा था हमने। समझ में आई बात? हाँ, आ गई। तो आई अगर 45 है तो फिर आर हमने 30 लिया, इसीलिए। अब आप ये मत कहना सर ज्यादा क्यों नहीं लिया, है ना। समझ में आई बात? तो 30 डिग्री, तो साइन आर मतलब साइन 30 डिग्री, और इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, है ना। यही पढ़ा है ना हमने, हमेशा कांस्टेंट होगा। तो अब इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं।
तो ये आया साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 और साइन 30 कितना होता है 1/2। यही होता है ना। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1/√2 और ये 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, है ना। अब 2 का मतलब क्या होता है, 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं। 2 का मतलब √2 इंटू √2 अपॉन ये नीचे वाला √2, तो ये कट जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी √2। तो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कितनी आई √2। तो ये हमेशा वैल्यू कांस्टेंट ही तो आई, कब कब कांस्टेंट आएगी, हमेशा यही वैल्यू कब मिलेगी, अगर आपने मीडियम वही रखा है ए और बी, है ना। आपने लाइट की कलर की वैल्यू, लाइट का कलर भी फिक्स कर दिया, आपने मीडियम भी वही किया, तो जब जब एंगल आई की वैल्यू 45 डिग्री होगी तब तब एंगल आर की वैल्यू 30 डिग्री होगी और दोनों के साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू हमेशा √2 आएगा। तो हमेशा आएगा मतलब वैल्यू कांस्टेंट हो गई, और इसी √2 को हम कहेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये n21 का मतलब, n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, सेकंड का, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। तो लिखने का ये तरीका होता है। तो अगर मैं यहां कहूं कि यहां सेकंड मीडियम कौन है b, फर्स्ट मीडियम कौन है a, अब मुझसे अगर पूछा गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ किसका, b का, किसके रेस्पेक्ट में, a के रेस्पेक्ट में, मैं कैसे लिखूंगा, n b a, n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम यानी b विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम यानी a। तो ये वैल्यू कितनी आएगी अब बताओ, तो इस हिसाब से देखूं तो ये वैल्यू कितनी आएगी √2, है ना। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर से जो वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू मिलती है वही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर से जो मुझे कांस्टेंट वैल्यू मिली वो √2 था, और यही √2 क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा, है ना, किसका, सेकेंड मीडियम का, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। तो स्नेल्स लॉ यही है, इसी तरीके से अप्लाई करना है। तो जब भी आप साइन आई अपॉन साइन आर से जो वैल्यू निकालोगे वो एक्चुअली में किसकी वैल्यू आपने निकाली, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू निकाली, और ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी अगर आपने मीडियम फिक्स कर दिया, लाइट का कलर फिक्स कर दिया। लेकिन अगर आपने मीडियम बदल दिया तो फिर ये वैल्यू भी बदल जाएगी, आपने लाइट का कलर बदल दिया तो भी बदल जाएगी। जैसे अब मेरे वाले केस में अगर मैं यहाँ व्हाइट कलर ना लेकर रेड कलर की लाइट लूं तो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू √2 नहीं आएगी, तब वैल्यू बदल जाएगी। तो यही होता है स्नेल्स लॉ। तो डिफिनीशन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो व्हाट इज स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ ये कहता है कि फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम एंड फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट द साइन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड the ratio of sine value of angle of incidence and sine value of angle of refraction is always constant। एंगल I का साइन वैल्यू और एंगल R की साइन वैल्यू का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा जब जब आप वही मीडियम और वही कलर ऑफ लाइट लोगे। लेकिन अगर आपने मीडियम बदल दिया, लाइट का कलर बदल दिया, तो साइन आई अपॉन साइन आर का वैल्यू भी बदल जाएगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू भी बदल जाएगी। समझ में आई बात। चलिए अब एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, यहाँ क्वेश्चन दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन समझ जाओ देखने पर कि किस फिनोमिना पे, किस कंसेप्ट पे सॉल्व होंगे, स्नेल्स लॉ पे सॉल्व होंगे। आपको यहाँ क्या पूछा है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है बी का ए के रेस्पेक्ट में, यानी आपसे क्या पूछा है, एन बी ए पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए मीडियम। तो कैसे निकालेंगे जरा सोचो। देखने से लग रहा है एंगल दिया हुआ है, एंगल दिया है तो साइन वैल्यू निकल जाएगी, साइन का रेशियो ले लेंगे तो वैल्यू मिलेगी कांस्टेंट, और वही कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ आपको क्वेश्चन में कौन सा लॉ अप्लाई करना है, स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। लेकिन अब स्नेल्स लॉ के लिए आपको क्या चाहिए, एंगल आई चाहिए और एंगल आर चाहिए। तो एंगल आई और आर कौन सा होगा, तो एंगल आई क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो इंसिडेंट रे कौन सी है, तो जरा लाइट का पाथ देखो, पाथ कैसे पता चलेगा, एरो से। ये रहा एरो, एरो को ध्यान देना।
क्योंकि एरो तो ऐसा भी हो सकता था, तो अगर एरो ऐसा होता तो फिर ये इंसिडेंट रे हो जाती, लेकिन एरो कुछ ऐसा है तो इंसिडेंट रे कौन हुई, ये वाली जो रे है ये इंसिडेंट रे। तो इसने जो नॉर्मल के साथ, ये रहा नॉर्मल, तो इसने जो नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनाया है ना 60 डिग्री, यही आपका एंगल आई है। अब कई बच्चे जल्दीबाजी में इसको एंगल आई ले लेंगे क्योंकि उनको लगता है हमेशा एंगल आई ऊपर ही होता है। अरे ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये सब डिपेंड करता है कि लाइट किधर से किधर जा रही है। तो लाइट ऐसे जा रही थी, तो ये इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ बनाया हुआ एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई, तो ये कितना है 60 डिग्री। अब जाना था लाइट रे को सीधे, लाइट किधर बेंड हो गई, आप देख पा रहे हो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है ना। अगर मैं इसको सीधे आगे बढ़ाऊं तो ये जाना था लाइट को सीधे, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो नॉर्मल की तरफ कब बेंड होती है, जब लाइट रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही होती है, यानी कि मीडियम ए रेयरर है, मीडियम बी डेंसर है, ये हमने पहले पढ़ा है। तो ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे। अब रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर करते हैं, ये ध्यान रखना। ये एंगल आर होगा, तो एंगल आर की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री। अब आपको एंगल पता चल गया तो साइन वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, निकालो साइन वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्नेल्स लॉ लगाओ, साइन आई अपॉन साइन आर, यही है ना रेशियो। तो साइन आई, आई कितना है, आई आपका 60 डिग्री है, तो हो गया साइन 60 डिग्री अपॉन साइन आर, आर कितना है साइन 45 डिग्री। तो साइन 60 कितना होता है √3/2, साइन 45 कितना होता है 1/√2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा √3/2 इंटू √2, है ना। अब 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ, तो ये √3 इंटू √2 अपॉन में 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। हाँ, अब ये और √2 ये √2 कैंसिल हो गया, तो आपके साइन आई अपॉन साइन आर का जो वैल्यू है, जो कि हमेशा कांस्टेंट होगा फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम, वो कांस्टेंट वैल्यू कितनी आई √3/√2, और यही कांस्टेंट वैल्यू क्या देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, है ना, है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ सेकंड मीडियम कौन है, सेकंड मीडियम आपका बी है, क्योंकि लाइट ए से बी में जा रही है ना, ए से बी में जा रही है, तो बी का ए के रेस्पेक्ट में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आ गया, और वो वैल्यू है कितना √3/√2। तो ये ऑप्शन में कहाँ है, पहले ऑप्शन में √3/√2, तो हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस तरीके से अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाना चाहिए कि साइन आई अपॉन साइन आर का रेशियो निकाल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, तो फिर एंगल चाहिए होगा और दिया है तो यहाँ अप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन लाइट का पाथ देख लेना एक बार, क्योंकि एंगल आई किसे लेंगे, एंगल आर किसे लेंगे, ये बहुत ध्यान रखने के है, क्योंकि कई बच्चे जल्दीबाजी में इसको ले लेंगे, और एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर करते हैं। तो ये एंगल और ये एंगल मत ले लेना, क्योंकि ये तो इंटरफेस के साथ है, लेकिन एंगल हमेशा कहाँ से, नॉर्मल से मेजर होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अभी हमने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलता है, क्या बताता है हमको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मीडियम की डेंसिटी का पता चलता है, और मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा लाइट को उतना ही ज्यादा बेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा मीडियम उतना कम डेंस होगा, यानी उतना रेयरर अधिक ज्यादा होगा। अगर डेंसिटी कम है तो यानी मीडियम ज्यादा रेयरर है, और मीडियम अगर ज्यादा डेंस है तो उसकी रेयर मतलब वो कम रेयरर है, डेंसर ज्यादा है, क्योंकि दोनों डेंसर होना और रेयरर होना दोनों एकदम अपोजिट है ना। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा डेंस है तो रेयरर कम हुई, और कोई चीज बहुत ज्यादा रेयरर है तो डेंस नहीं हुई। तो डेंसर कब होगी, जब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना अधिक होगा, और जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो उतनी कम डेंस होगी, यानी रेयरर ज्यादा होगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी वैल्यू है जिससे किसी भी मीडियम की डेंसिटी का, या कह लो लाइट को बेंड करने का जो कैपेसिटी है उसका पता चलता है। ठीक है,
बात समझ में आ गई? तो एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग, लाइट को ज्यादा बेंड करेगा कि लाइट को कम बेंड करना, दो है ना भाई। लाइट को बेंड करना अलग बात है, लेकिन कोई लाइट को ज्यादा बेंड कर रहा है, कोई 60 डिग्री बेंड कर दे रहा है, कोई 40 डिग्री ही कर रहा है, कोई 10 डिग्री ही कर रहा है, कोई लाइट को कम बेंड कर रहा है, कोई ज्यादा बेंड कर रहा है। जैसे ये पेन है, पेन को किसी ने थोड़ा सा मोड़ा, मैं आया, मैं इसको पूरा मोड़ दिया, ऐसे कर दिया, तो बेंड तो दोनों ने किया, लेकिन मैंने ज्यादा बेंड किया। उसी तरह अगर ये लाइट होता, ये पेन लाइट होती है और इस लाइट को मैं ज्यादा बेंड कर रहा हूं, इसका मतलब मैं ज्यादा डेंसर हूं, मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मेरी मीडियम की ज्यादा होगी, है ना। तो द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज दैट टेक्स प्लेस इन ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उस मीडियम की डेंसिटी को बताता है। डेंसिटी का मतलब एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग को बताता है, क्योंकि जितना ज्यादा डेंस होगा लाइट को वो उतने ज्यादा एक्सटेंट तक बेंड करेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस एक फ्लो चार्ट समझ लो। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का हाई है तो इसका मतलब मोर डेंसर मीडियम, मोर डेंसर मीडियम, है ना, मोर डेंसर मीडियम। और ज्यादा डेंसर है तो वो लाइट को ज्यादा बेंड करेगा कि कम बेंड करेगा? ज्यादा बेंड करेगा। बेंड्स मोर लाइट, मतलब बेंड्स लाइट टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, ज्यादा, या कह लो कि हाई डिग्री ऑफ बेंडिंग, ऐसे कह लो, हाई डिग्री ऑफ बेंडिंग। हाई डिग्री ऑफ बेंडिंग लाइट रेज, ठीक है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ज्यादा है तो मतलब वो मीडियम उतना ज्यादा डेंसर है, और वो ज्यादा अगर डेंसर होगा तो लाइट को उतना ही ज्यादा क्या करेगा? बेंड करेगा। लेकिन इसका वाइस वर्सा, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब लेस डेंसर मीडियम, लेस डेंसर मीडियम। और अगर मीडियम कम डेंस है तो डिग्री ऑफ बेंडिंग भी कम होगी, तो लो डिग्री ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, लो डिग्री ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, लो डिग्री ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, लाइट को कम बेंड करेगा। तो ये फ्लो चार्ट याद रखना, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5, एक दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मीडियम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.3। दो मीडियम, मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.3, तो लाइट को कौन ज्यादा बेंड करेगा? तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। किसका है? दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा ना। तो दोनों को कंपेयर करने पर पता चला कि मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.3 यानी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो मीडियम बी लाइट को ज्यादा बेंड करेगा। तो इस तरीके से कंपैरिजन आपको समझ में आ गया। तो मीडियम की डेंसिटी का पता उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से पता चल जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये फ्लोचार्ट बहुत काम का है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो एक ये फ्लोचार्ट समझ में आ गया आपको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी फ्लो चार्ट को यहां भी रिप्रेजेंट किया गया कि हायर डेंसिटी, हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। और एक चीज ये भी था, मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा लाइट की स्पीड उतनी कम हो जाती है, ये भी हम आगे देखेंगे। मीडियम डेंस हो रहा है
तो लाइट की स्पीड कम हो रही है। ठीक है, तो इसको वैसे भी रिलेट कर सकते हैं। ज्यादा डेंसिटी तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई तो लाइट को ज्यादा बेंड करेगा और लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो ये वाइसे वर्सा आपको ध्यान रखना है। तो इसका वाइसे वर्सा अगर करें, उल्टा करें, तो यहां लोअर डेंसिटी का मतलब लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम होगी तो लेस बेंडिंग ऑफ लाइट। अब यहां मैं आपसे एक डायग्राम बनाता हूं, पूछता हूं कि डायग्राम बताकर बताओ, डायग्राम में देखकर बताओ किस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है या किसका कम है। ठीक है, तो यहां मैं डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, तो समझना है भाई, पूरा समझना है, बहुत सिंपल है। आप समझ गए होगे ये नॉर्मल है। दो मीडियम के इंटरफेस पर ये जो नॉर्मल लाइन है ये इमेजिनरी लाइन होती है, तो ये मैंने नॉर्मल बना दिया। ठीक है, अब ये रही आपकी इंसिडेंट रे। ठीक है, दिख रहा है बेंड होते हुए, दिख रहा है, लग भी रहा है कि बेंड हुई है। चलो और उसको अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये आपका मीडियम, ये हो गया आपका मीडियम ए, ये हो गया मीडियम बी। यहां वंस अगेन मीडियम ए, लेकिन ये अब मीडियम सी है। ठीक है, तो ऊपर वाला मीडियम तो दोनों केस में, मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, अब इन दोनों को आपको कंपेयर करना है। तो ऊपर वाला मीडियम तो दोनों केस में सेम है, नीचे वाला जो मीडियम है वो पहले केस में तो बी है, दूसरे केस में सी है, यानी अलग अलग। अच्छा ये बताओ, लाइट दोनों केस में किधर बेंड हो रही है? तो यहां भी देखकर लग रहा है कि ये जा रही थी सीधे, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, टूवर्ड्स नॉर्मल। टूवर्ड्स नॉर्मल मतलब लाइट किधर से किधर जा रही है? रेयरर से डेंसर। तो ये हो गया रेयरर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम। यहां भी लाइट किधर बेंड हुई? टूवर्ड्स नॉर्मल। तो इसका मतलब लाइट किधर से किधर जा रही है? रेयरर से डेंसर। ठीक है, तो यहां भी लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई, लेकिन यहां भी लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, वो देखकर बताओ, क्या दोनों में अंतर है? आपको यहां देखने पे लग रहा है कि लाइट नॉर्मल की तरफ ज्यादा बेंड हुई है और यहां नॉर्मल की तरफ कम बेंड हुई है। तो जहां ज्यादा बेंडिंग होगी, मोर बेंडिंग, इसका मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? हाई, और उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। और जहां मीडियम लाइट की बेंडिंग कम हुई है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा और डेंसिटी भी कम होगी। तो मैं आपसे कहूं कि मीडियम बी और मीडियम सी में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा है? तो आप समझ गए, सी का ज्यादा है। सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसीलिए सी वाला मीडियम लाइट को नॉर्मल की तरफ ज्यादा मोड़ रहा है, ज्यादा बेंड कर रहा है। तो मोर बेंडिंग वहीं होगी जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा है, हाई है। तो इसका मतलब अगर मैं इन तीनों को, मीडियम ए बी सी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सीक्वेंस में लगाऊं, तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का होगा, फिर उससे ज्यादा बी का, और उससे भी ज्यादा किसका? सी का। समझ में आया? तो इस चीज को जो हमने फ्लो चार्ट में समझा, उसको ऐसे एग्जाम्पल से, डायग्राम से आप उसको समझ सकते हो, मतलब विजुअलाइज कर सकते हो। अब आप क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो दिमाग में बैठा लिया, चलो आगे चलते हैं। अब एक चीज और है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब कि मीडियम की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड घट रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसी मीडियम में लाइट की स्पीड का आपस में रिलेशन कैसा होता है? एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, यानी इनवर्स रिलेशन होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां तीनों मीडियम को, मीडियम ए बी और सी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, यानी कम से ज्यादा की तरफ, तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का, तो ए, फिर उससे ज्यादा बी, फिर उससे ज्यादा सी। लेकिन अगर ये कह दे कि तीनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पर सही सीक्वेंस लगाओ, तो जहां सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा, और जहां सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां लाइट की स्पीड सबसे कम। तो जो दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और स्पीड ऑफ लाइट का, वो बिल्कुल अपोजिट होगा। तो आप ही बताओ यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सही सीक्वेंस क्या होगा? तो ए से ज्यादा बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बी से ज्यादा सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये तो एन का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। लेकिन अगर तीनों मीडियम में लाइट की स्पीड का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेता, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम सबसे ज्यादा, तो इसका अपोजिट इनवर्स। तो सबसे कम लाइट की स्पीड कहाँ होगी? उस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। तो सी में लाइट की स्पीड सबसे कम, उससे ज्यादा बी में, और सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड वहां होगी जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। तो अब आप क्या देख रहे हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट का सीक्वेंस बिल्कुल अपोजिट है ना, ए बी सी, सी बी ए। तो वो इसीलिए क्योंकि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी ऑफ लाइट दोनों आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है। अब जैसे यहां मैं एक चीज और देकर आपसे पूछता हूं कि इसको और अच्छे से समझते हैं, कि यहां मैं चार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चार मीडियम का, एन ए, एन बी, एन सी, एन डी, चार मीडियम ए बी सी डी, चारों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं। ये हो गया 1.3, ये हो गया 1, हो गया 1.6, और ये हो गया 2.1। ठीक है, क्लियर? तो चार मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू पता है। अब आपको क्या करना है? आपको चारों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। चारों मीडियम में लाइट की अलग अलग स्पीड होगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, मीडियम में लाइट की स्पीड बदल जाती है। अलग अलग मीडियम मतलब लाइट की अलग अलग स्पीड। तो उन सभी स्पीड को अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊं, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब मिनिमम से मैक्सिमम, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है। तो अब आप ही बताओ तो कैसे लगाओगे? आपको स्पीड ऑफ लाइट यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। तो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सही सीक्वेंस पता है, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सही सीक्वेंस पता है तो उसी का इनवर्स कर देता, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट का मिल जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर देखा जाए, एन का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बी का, उससे ज्यादा ए का, उससे ज्यादा सी का, सब और उससे भी ज्यादा डी का। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब आप ही बताओ स्पीड ऑफ लाइट, तो जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा वहां लाइट की स्पीड सबसे कम, फिर जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कम हुआ तो लाइट की स्पीड और बढ़ गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कम हुआ तो लाइट की स्पीड और बढ़ गई, और जहां सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा। तो हमें स्पीड ऑफ लाइट का इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल गया। कैसे मिला? आपने पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाया, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो सीक्वेंस था उस सीक्वेंस को उल्टा कर दिया। साइन वही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर का साइन वही है, बस बी ए सी डी, तो इसका अपोजिट डी
डी यहां आ गया, सी यहां आ गया, ए यहां, पी यहां। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड या कह लो वेलोसिटी ऑफ लाइट आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। तो मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डाटा था जिसके बेसिस पे मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख लिया। अब इसी का मैंने इनवर्स कर दिया तो मुझे स्पीड ऑफ लाइट का मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर मिल गया। तो ये ऐसे करना है, समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट। अब आपने देखा होगा कि हमेशा जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आ रही है या रिफ्रैक्शन की बात आ रही है तो दो मीडियम है, अकेला मीडियम नहीं, पेयर ऑफ मीडियम। ठीक है, अगर हर जगह एयर एयर होगी तो इसका मतलब मीडियम तो कहीं बदला ही नहीं, तो लाइट कभी बेंड ही नहीं होगी, लाइट तो सीधी चली जाएगी। अगर हर जगह एक जैसा मीडियम होगा तो लाइट में बेंडिंग क्यों होगी? बेंडिंग तब आती है जब मीडियम बदल जाए, यानी कम से कम दो मीडियम होगा तभी तो रिफ्रैक्शन नजर आएगा। तो यानी रिफ्रैक्शन तभी होता है जब एटलीस्ट कम से कम दो मीडियम रहे, दो से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट दो मीडियम होना जरूरी है। ठीक है, तो आपने देखा होगा, मैं दो मीडियम बना लेता हूं एक बार। ठीक है, ये हो गया इंटरफेस, ये हो गया आपका नॉर्मल। ठीक है, क्लियर? फिर ये रही लाइट इंसिडेंट रे और ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे। ये एंगल आई, ये एंगल आर। ये हो गया मीडियम वन, मीडियम वन, और ये मीडियम टू। ठीक है, तो हमेशा हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बता रहे हैं तो मीडियम टू का बताएंगे तो किसके रेस्पेक्ट में बताएंगे? वन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब हो सकता है वन ग्लास हो तो ये आपका डायमंड हो जाए, हो सकता है कि ये अगर वाटर है तो ये आपका ग्लास हो जाए, है ना? बात समझ में आ गई? तो अगर ऐसा है तो कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो हमेशा मीडियम दो होंगे तभी तो रिफ्रैक्शन नजर आएगा। लेकिन अगर आपने यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, ठीक है, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आया? मीडियम टू का। किसके रेस्पेक्ट में? मीडियम वन के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर मीडियम वन को मैं ले लूं एयर, मान लेते हैं कि मीडियम वन है आपका, पहला मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम एयर के अलावा कुछ भी ले लो, कुछ भी, पानी ले सकते हो, ग्लास ले सकते हो, कुछ भी। तो यहां मैंने पानी ले लिया, वाटर ले लिया, लेकिन पहला मीडियम मैंने एयर ले लिया। अब आप ये बताइए कि अब यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? वाटर का। किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में निकला ना। तो जब भी किसी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं तो उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। वही चीज लिखी है कि इफ मीडियम वन इज वैक्यूम, या तो एयर रहे या तो वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब नो मीडियम। तो जब भी किसी दूसरे मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के यानी एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, यानी अगर मीडियम वन एयर रहे या एयर नहीं है तो फिर क्या हो? वैक्यूम। तो किसी भी मीडियम का एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। This is called absolute refractive index of the medium. The absolute refractive index of the medium is simply called its refractive index. और absolute refractive index को ही आमतौर पे refractive index कह देते हैं उस मीडियम का। तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही होता है। तो जैसे हमने बोला कि अभी आगे एक टेबल आएगा, जैसे पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.33। तो पानी का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 बता रहे हैं तो पानी का किसके रेस्पेक्ट में बता रहे हैं? तो वो किसके रेस्पेक्ट में है? तो एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। तो हमने पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला 1.33। तो जो 1.33 है वो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है
और या कह लो कि पानी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही चीज है। अगर हम बोल रहे हैं पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है तो इसका मतलब वो 1.33 पानी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है। तो चाहे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो या केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो, बात एक ही है। लेकिन हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम किसी मीडियम का बता रहे हैं तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने किसको रेस्पेक्ट में मान के कैलकुलेट किया है? एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए कि कभी मैं ये हो गया आपका इंटरफेस, ये हो गया मान लो नॉर्मल, ठीक है, और ये हो गई लाइट रे। अब यहां मैंने दूसरा मीडियम ग्लास है और यहां पहला मीडियम वाटर है, ठीक है। तो अगर मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कह लो ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो क्या यहां मैं बता पाऊंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां आप ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो किसके रेस्पेक्ट में? पानी के रेस्पेक्ट में निकलेगा। तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं हुआ किसका? ग्लास का। तो अगर आपको ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो आपको ये मीडियम वाटर की जगह क्या लेना पड़ेगा? एयर या वैक्यूम लेना पड़ेगा। तब जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो समझ में आया? ठीक है। तो अब देखो, तो अब ये एनसीईआरटी में अलग अलग मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डाटा दिया है, वैल्यू दिया है। तो अगर ये हर मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो किसके रेस्पेक्ट में है? यानी एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में है। तो एयर का कितना होता है? एयर का एयर के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कह लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। और एयर के रेस्पेक्ट में ही बाकी सबका निकाल रहे हैं तो आइस का कितना होता है? 1.31, वाटर का 1.33। अब आप कमाल की चीज देख रहे हो, आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड है। आमतौर पे सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो आइस सॉलिड है लेकिन फिर भी इसकी डेंसिटी कम, और इसीलिए डेंसिटी कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, अल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, फ्यूज क्वार्ट्ज का 1.46, टर्पेंटाइन ऑयल का 1.47, बेंजीन का 1.5, क्राउन ग्लास का 1.52। तो देख रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता जा रहा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या कह लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये सारा जो डाटा है किसके रेस्पेक्ट में? एयर के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अल्कोहल के रेस्पेक्ट में बताओ, तो क्या तब भी 1.44 आएगा? नहीं। अल्कोहल केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 तो एयर के रेस्पेक्ट में है। लेकिन अगर आप ये केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप अल्कोहल, वाटर, क्वार्ट्ज, किसी एयर के अलावा किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में निकालोगे तब ये सेम वैल्यू नहीं मिलेगी, तब 1.44 नहीं मिलेगा, तब कोई दूसरा वैल्यू मिलेगी। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो भी डाटा है एयर के रेस्पेक्ट में है, और एयर के रेस्पेक्ट में अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं उसे ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही डाटा है। ठीक है। फिर कनाडा बाल्सम का 1.53, रॉक सॉल्ट का 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63, डेंस फ्लिंट ग्लास का 1.65, रूबी का 1.71, सफायर का 1.77, डायमंड का 2.42। तो सबसे ज्यादा किसका है? डायमंड का है। यानी सबसे ज्यादा डेंस मीडियम डायमंड। लाइट को सबसे ज्यादा कौन बेंड करेगा? डायमंड। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड की। तो ये टेबल बहुत ध्यान से देख लेना। कुछ का तो आपको याद होना चाहिए, जैसे पानी का तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद होना चाहिए 1.33, न्यूमेरिकल्स में यूज पड़ता है। अल्कोहल का याद होना चाहिए, आइस का याद होना चाहिए, केरोसिन का याद होना चाहिए, ठीक है, टर्पेंटाइन ऑयल का, बेंजीन का याद होना चाहिए, डायमंड का याद होना चाहिए। ठीक है, इतना तो एटलीस्ट याद होना चाहिए। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का आपने पढ़ा था स्नेल्स लॉ में कि साइन आई अपॉन साइन आर का जो वैल्यू होगा
वही वैल्यू कांस्टेंट भी होता है, और वो कांस्टेंट वैल्यू को ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। किसका? बी का, यानी सेकंड मीडियम का ए के फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला तो ये है जो हमने पहले भी स्नेल्स लॉ में पढ़ा है। अब एक और फॉर्मूला है, क्या है? v1 अपॉन v2। ठीक है, अब आप ही बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड के साथ कैसा रिलेशन था? तो आप कहोगे इनवर्स रिलेशन था। ये देखो, तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखता हूं n2 अपॉन n1, n2 का मतलब, n2 का मतलब ये n2 ये n1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो ध्यान से देखो, अगर मैंने ऐसे लिखा n21, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसको पढ़ना सीखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्स। तो अगर मैं n2 अपॉन n1 लिख रहा हूं, तो फिर स्पीड का क्या रिलेशन होना चाहिए? v1 अपॉन v2। अगर फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड v1 है, सेकंड मीडियम में लाइट की स्पीड v2 है, तो n2 अपॉन n1 इजकल टू v1 अपॉन v2 होना चाहिए कि नहीं? क्यों? इनवर्स रिलेशन है। यहां 1 नीचे है तो यहां स्पीड में 1 ऊपर, यहां 2 ऊपर है तो स्पीड में 2 नीचे, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो ये फॉर्मूला बना कि नहीं? वही फॉर्मूला तो यहां लिखा है, वही तो फॉर्मूला लिखा है, n21 इजकल टू v1 अपॉन v2। ठीक है, n21 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी n2 अपॉन n1। तो n21 को मैं n2 अपॉन n1 भी लिख सकता हूं, और ये हो गया आपका v1 अपॉन v2। ये भूलना मत, हमेशा याद रखना है स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इनवर्स रिलेशन होता है। इनवर्स रिलेशन का मतलब कि अगर मैं a अपॉन b लिख रहा हूं तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? b अपॉन a, है ना? ये मतलब है। ठीक है, समझ में आया? अब एक फॉर्मूला और बन सकता है कि अगर पहला मीडियम आपने एयर ले लिया, तो हमने एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था, कितना होता है? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ठीक है, तो आप n21 निकालोगे, है ना? तो यहां n2 अपॉन n1, तो n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है। तो ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। और फर्स्ट मीडियम क्या है? एयर। तो एयर का कितना होता है? 1 इजकल टू v1 अपॉन v2। v1 मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और फर्स्ट मीडियम क्या है? मान लो एयर है, तो एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है? ये आपको याद रखना होगा। एयर में लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्पीड ऑफ लाइट है एयर में। तो एयर हमारा पहला मीडियम, पहले मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी हो गई? 3 × 10⁸, जिसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड हमने मान ली कितना? v। तो सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी हो गई? v। तो ये फॉर्मूला बन के क्या तैयार हो गया? n इजकल टू c अपॉन v। तो इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला पैदा हुआ है। तो एक फॉर्मूला और है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, दैट इज c अपॉन v। लेकिन ये तभी अप्लाई होगा जब पहला मीडियम क्या हो? एयर हो। लेकिन अगर पहला मीडियम एयर नहीं है, तो फिर आप इस वाले फॉर्मूले से n2 अपॉन n1 इजकल टू v1 अपॉन v2 से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई? तो आपको मैंने कुल मिला के 3 फॉर्मूले बता दिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करने का। एक स्नेल्स लॉ वाला sin i अपॉन sin r, दूसरा n2 अपॉन n1 इजकल टू v1 अपॉन v2, और ये रटना नहीं है, n2 अपॉन n1
इसका मतलब N2, N मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2 मतलब सेकंड मीडियम, अपॉन N1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो N2 अपॉन N1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 यानी स्पीड ऑफ लाइट ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। और ये इनवर्स होता है, इसीलिए यहाँ 2 ऊपर है तो यहाँ 2 नीचे। और इसी से फिर ये बना है, अगर पहला मीडियम एयर है तो V1 की जगह C हो जाएगा और N1 की जगह वैल्यू 1 हो जाएगी, तो N इक्वल टू C अपॉन V हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो इन तीनों फॉर्मूले से हम स्पीड ऑफ लाइट या कह लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है कभी स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करने को दे दे। ठीक है, समझ में आया? अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं क्या लिखा है। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। तो ऑब्लिकली का मतलब समझाया था कि नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाकर। ठीक है, तो एक लाइट है जो एयर में ट्रेवल कर रही थी ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाकर। ठीक है, और ये वाटर में एंटर करती है। ठीक है, वाटर में एंटर करती है। तो ये रहा एयर और फिर एंटर किसमें की, वाटर में। तो आपको पूछा है कि डज द लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.33। तो दोनों मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। ठीक है, ये मैंने बोला भी था कि वाटर का याद रख लो, एयर का भी याद रखो, सबको याद रखना चाहिए। तो आप ही बताओ, एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से हमें क्या पता चला। हमें ये पता चला कि एयर के रेस्पेक्ट में वाटर डेंसर मीडियम है। तो अगर वाटर डेंसर मीडियम है, एयर रेयरर मीडियम है और लाइट एयर से वाटर में जा रही है, इसका मतलब रेयरर से डेंसर जा रही है। और जब भी लाइट रेयरर से डेंसर जाती है किधर बेंड होती है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है ना। तो अगर ये रहा नॉर्मल तो लाइट किधर बेंड हुई, टूवर्ड्स। लाइट को जाना था ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो यहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इट बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। तो यहाँ मैं लिख देता हूं आंसर, लाइट रे बेंड, लाइट रे विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। वाई एक्सप्लेनेशन भी देना है, क्यों टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई, बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग या प्रोपेगेटिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। और हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। तो लाइट तो मीडियम रेयर है, डेंसर पता कैसे चला हमको, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से पता लगेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो अभी आपको टेबल में मैंने दिखाया था, ना, तो ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मीडियम उतना ज्यादा डेंस होगा। ठीक है, यानी एयर के रेस्पेक्ट में ये आइस, वाटर, अल्कोहल, केरोसिन सब अधिक ही डेंस है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन इज 1.5, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन लिख लेते हैं, कितना दिया है 1.5 दिया है, एंड दैट फॉर अल्कोहल इज 1.36 विथ रेस्पेक्ट टू एयर। एयर के रेस्पेक्ट में बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और एयर के रेस्पेक्ट में अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.36। तो ये वैल्यू एयर के रेस्पेक्ट में, यानी ये बेंजीन का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये एयर के रेस्पेक्ट में यानी ये अल्कोहल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब आपसे क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बेंजीन विथ रेस्पेक्ट टू अल्कोहल। बेंजीन का एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, अल्कोहल का एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। अब आपसे बेंजीन का अल्कोहल के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है। तो यानी आपसे पूछा जा रहा है एन बेंजीन, और जिसके रेस्पेक्ट में उसको नीचे लिखते हैं। तो किसके रेस्पेक्ट में, अल्कोहल के, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल। ठीक है, ये रहा इसका मतलब। तो जिसका पूछा
उसकी वैल्यू ऊपर लिखो। तो बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, तो बेंजीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एयर के रेस्पेक्ट में है उसकी वैल्यू ऊपर लिखो, और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, यही रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। सॉल्व मैं नहीं करूंगा, मैं सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन अब सॉल्व करना ये तो आपका काम है। मैंने तरीका बता दिया कैसे ऐसे, ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो एयर के रेस्पेक्ट में बाकी दो मीडियम का एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे, और फिर उस दो मीडियम का आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ ले। तो ऐसा जब भी आएगा ध्यान रखना, जिसका पूछा है उसकी वैल्यू ऊपर और जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है उसकी वैल्यू नीचे, और दोनों का रेशियो ले लेना, आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ऑन एंटरिंग इन ए मीडियम फ्रॉम एयर द स्पीड ऑफ लाइट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स वैल्यू इन एयर। मतलब लाइट एयर में थी, तो एयर में लाइट की स्पीड कितनी होती है, सी, और लाइट फिर एयर से किसी मीडियम में क्या करती है, एंटर करती है। तो जो लाइट की स्पीड है वो हाफ हो जाती है। तो एयर में कितनी थी, सी, तो मीडियम में कितनी हो गई, हाफ, यानी c/2। तो आपको क्या बताना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो कैसे बताओगे, तो जब भी एयर के रेस्पेक्ट में हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है, कौन सा फॉर्मूला पड़ता आया है, n = c/v। n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, मीडियम का, किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्वियसली एयर के रेस्पेक्ट में, तभी तो ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो आपसे यही तो पूछा है। तो एयर के रेस्पेक्ट में लाइट की स्पीड, मतलब एयर में लाइट की स्पीड c, और मीडियम में लाइट की स्पीड v, और v की वैल्यू कितनी दी है, c/2। ये पुट कर दो, तो ये हो जाएगा c/v की वैल्यू दी है ना, v का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी दे रखी है, एयर में जो है उसकी आधी, यानी c/2। तो यहाँ आपने c/2 पुट किया, c और c कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम का है एयर के रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू आ गई। कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2 है। ये रहा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यानी लाइट कहां से कहां जा रही है, लाइट एयर से ग्लास में जा रही है। ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कितना, 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी है। अब आप ये बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। तो अगर मैं लिखूं कि n ग्लास अपॉन n एयर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1.5/1, यानी 1.5। और ये किसके बराबर हो जाएगी, c/v के बराबर। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और v मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम कौन सा दिया, ग्लास। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछा है, आपसे ये पूछा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ग्लास में लाइट की स्पीड हमने v माना है, तो आपसे v पूछा है, तो v = क्या हो जाएगा, c/1.5। c कितना है, अब ये जरूरी नहीं c की वैल्यू हर क्वेश्चन में दे, आपको याद होना चाहिए c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, और वो वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो बार बार 3 × 10⁸ ना लिखना पड़े, इसीलिए c लिख देते हैं। तो c रिप्रेजेंट कर रहा है इतने वैल्यू को, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड अपॉन 1.5। तो 1.5 से 2 टाइम्स जाएगा, तो ये आ गया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना, 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ये आपकी स्पीड ऑफ लाइट आ गई, किसमें, ग्लास मीडियम में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा। तो अब समझ में आया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत इजी है। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक एंड होता है। तो आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल्स लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये तमाम टॉपिक्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको फॉर्मूलेज भी बता दिए, उस पर न्यूमेरिकल्स भी करा दिया। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का। थैंक यू सो मच।